इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने ले लिया वर्ल्ड कप मेरा। भाई तुम समझ सकते हो, अगर आज से 12-13 साल पहले कोई मेरे को बता रहा होता, 12 साल के दिव्यांश को बता रहा होता कि एक युग ऐसा आने वाला है जहां पर इटली इटली ITALIE इटाली, वो यहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 वर्ल्ड कप मिस कर देगी। ऐसे मिस ही कर देगी, मतलब वर्ल्ड कप नहीं हो रहे, मेरे 12th के प्री बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, ऐसे ही मिस कर दिया है ना, खड़ा नहीं हो रहा तो मिस कर दिया, छुट्टी दे दी, एप्लीकेशन डाल दी। इटली आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप बिफोर वर्ल्ड कप एंड GTSS, मतलब वर्ल्ड कप बाहर, आई थिंक इटली वर्ल्ड कप से बाहर होगी, ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाहर तो वो होता है जिसको अंदर आने दिया था, इटली को बाहर से बाहर ही कर दिया, इटली का अर्जुन कपूर वाला ट्रीटमेंट दे दिया, घर में ही नहीं आने दिया। लेकिन यहां पर तुम्हें हो भाई, हमारी आंखों के सामने मैच में क्या हुआ, जो कि अपने आप में एक, मेरे को लगता है कि इंटरनेशनल फ्रेंडली सिर्फ इसी के नाम कर दो भाई। आई थिंक ये पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल ब्रेक हुआ है, इसको डेडिकेट कर दो भाई इस मैच को लेके, कि इसलिए नहीं कि यहाँ पर इटली वर्ल्ड कप में अब नहीं जा रही, वो भी 3rd टाइम इन्होंने 3-पीट कर दिया रियल मैड्रिड को। अच्छा हुआ रियल मैड्रिड को इस तरीके से लगा भाई। इंस्पिरेशन लेने के और तरीके होते हैं, ये कौन सा नया इंस्पिरेशन लेने का तरीका है, 3-पीट कर रहे हैं वो भी इसमें कि वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे। तुम सोच रहे हो कितनी डीप बात है, कितना डीप बात है। सैंड्रो टोनाली, एस्पोसीतो, भाई गटूसो जो कि खुद वर्ल्ड कप जीता है, उसका असिस्टेंट छिनाला छिनाला क्या होगा, चेलेनी, भाई वो, भाई देखो तबीयत खराब है इसीलिए वीडियो भी नहीं आ रही, थोड़ा रिकवर कर रहा हूं तो थोड़ा लिंगो में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन तुम इस चीज को समझ पा रहे हो कि सैंड्रो टोनाली की अगर हम बात करें, बरेला की हम बात करें, यहां पर बास्टोनी की बात करें, बास्टोनी पे तो बात भी बारसा वाले करेंगे, लेकिन इतने बड़े बड़े सुपरस्टार एक बार फिर से यहां पर वर्ल्ड कप नहीं देखेंगे। और एक तरफ वो है आर्दा गुलर, जो अब वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है टर्की के साथ, और जब लास्ट टर्की खेली थी 2002 के वर्ल्ड कप में, तब आर्दा गुलर पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन सिर्फ इसलिए ये चीज इंटरनेशनल ब्रेक को इसलिए याद नहीं रखा जाएगा क्योंकि एक बार फिर से इटली बाहर हो गई, बल्कि इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि ये गेम, ये वाइब, ये सेटिंग, वो टेंस माहौल, ये पूरा का पूरा एक गेम, डिस्पाइट कि 120 मिनट के अंतराल में सिर्फ 2 गोल हमको देखने को मिले, ठीक है, हमको एक रेड कार्ड देखने को मिला, और अल्टीमेटली गेम डिसाइड होता है पेनल्टी शूट आउट पे। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं कि यहां पर ये गेम किसी भी एक फुटबॉल फैन को दिखाओ, वो तुमको समरी देगा कि वाई फुटबॉल इज जस्ट नॉट अबाउट गोल्स, फुटबॉल इज अबाउट स्टोरी लाइन, फुटबॉल इज अबाउट इमोशंस, नर्व। और मैंने एक चीज आई थिंक अब ऑफकोर्स रिसेंटली, जैसे जैसे भाई आप लोग ग्रास रूट फुटबॉल को देखते हैं ना, ऑफकोर्स मैं जैसे भी देख रहा हूं, जिस भी लेवल पे देख रहा हूं, यहां पर जैसे जैसे आप फुटबॉल को कवर कर रहे हो, एक चीज जो तुम और मैं, हम सब साथ में बैठ के इतने सारे गेम्स देखते हैं, जो नोटिस कर रहे हैं वो ये है कि जहां पर टेक्निकल गैप काफी ज्यादा होता है, ठीक है। अब बोस्निया की हम बात करें, आप कितनी भी यहां पर उनकी तारीफ करो, लेकिन अल्टीमेटली उनके पास जो टेक्निकल क्वालिटी है वो इटली से तो कहीं गुना कम है। जहां टेक्निकल क्वालिटी में जो गैप है उसको आप नहीं कम कर सकते, वहां पर काम आता है आपका इमोशंस, वहां पर काम आता है कि वो जो एक अड़ियलता होती है ना, वो जो कि अडीगता होती है कि हिस्ट्री हम लिख सकते हैं। सही बात है कि प्रेशर यहां पर इटली के पास भी, इटली के ऊपर भी था कि 2014 के वर्ल्ड कप के बाद वो भी यहां पर वो अपना नेक्स्ट वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन ढूंढ रहे हैं। 2018 का वर्ल्ड कप में वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाए क्योंकि वो प्लेऑफ में स्वीडन से बाहर हो गए। उसके बाद वो यहाँ पर 2022 के वर्ल्ड कप में भी नहीं पार्टिसिपेट कर पाए क्योंकि वो मैसेडोनिया से बाहर हो गए। और अब यहाँ पर 2026 के वर्ल्ड कप में भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बोस्निया से बाहर हो गए। बोस्निया आज़ादी के बाद ये दूसरा ही वर्ल्ड कप खेल रही है, और हमको नहीं भूलना चाहिए कि वो भी लास्ट वर्ल्ड कप 2014 में ही खेले थे, और अब वो 2026 में खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड कप एट द एक्सपेंस ऑफ इटली। इटली जो कि ऑलरेडी 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, सोचो कितना बड़ा फुटबॉलिंग है। आई थिंक आप कह सकते हो कि जर्मनी के बाद, जर्मनी, अर्जेंटीना, ब्राजील, उसके बाद अगर वर्ल्ड कप हेरिटेज की बात करें तो इटली का नाम ही आता है। एक ऐसा देश जो कि वर्ल्ड कप हेरिटेज में आप लेगेसी में काउंट करते हो, ठीक है, एक फुटबॉलिंग जायंट है, नॉट जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर उनकी लीग इतनी पॉपुलर है या फिर उसमें इतने प्लेयर्स इतने पॉपुलर है, बल्कि हिस्ट्री जो वो कैरी करता है, जो लेगेसी वो कैरी करता है, जो मोमेंट्स उसने दिए हैं, वो एक नहीं बल्कि 3 वर्ल्ड कप
नहीं खेल रहे। मेरे को ऐसे लगता है कि जिस हिसाब से चल रहे हैं इनको तो इंडिया के अगेंस्ट खिला दो 2030 के में, तब भी बाहर हो जाएंगे। होगा नहीं ऐसे, ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस अलग अलग है, लेकिन भाई दिस इज एब्सोल्युटली कोलैप्स। ये कोलैप्स हुआ है एक पूरा का पूरा सिस्टम का, जो कि अंदर से रॉट, खराब, मल मूत्र हो चुका है इनका, और अब वो यहां पर ग्लोबल स्टेज पे। और ये तब और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता है जब 2021 में ये लोग यूरोपियन ट्रॉफी जीते हैं। अब यहां पर तुमको लगेगा कि ये 2014 में यहां पर ये वर्ल्ड कप खेले थे, लेकिन 2014 में ये ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए थे, 2010 में भी ये ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए थे, और 2006 का तो वो मोमेंट सबको ही याद है यहां पर बाजियों का। लेकिन इस गेम की अगर हम बात करें, इस गेम जैसे मैंने तुमको बताया, इट वॉज ऑल अबाउट द नर्व्स, इट वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन इटली के पास भी थी और स्टोरी लाइन बोस्निया के पास भी थी। 9,000 का ये स्टेडियम था, ठीक है, 9,000 फैंस थे, लेकिन ये स्टेडियम इस तरीके से गूंज रहा था, इस तरीके से यहाँ पर इन्वायरमेंट सेट किया गया था कि आपको कभी लगेगा ही नहीं कि स्टेडियम में सिर्फ 9,000 है, जबकि यहाँ पर इटली के अल्ट्रास भी थे। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर इटली के लिए यहाँ पर वो नहीं हो रहा, उनके लिए भी चीयर हो रहा था, लेकिन चीयर यहाँ पर बोस्निया के लिए लाउड एंड क्लियर हो रहा था। और यहाँ पर जेको जो कि खुद 40 साल के रहे, आप कह सकते हो कि यहाँ पर इस वर्ल्ड कप की हम बात करें तो लॉन्जिविटी की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लूका मॉड्रिच के बाद आप जेको का नाम भी उसमें ऐड कर सकते हो। वेरी अनफॉर्चुनेटली, आई नो मेरे राइवल क्लब का बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो वेरी सैड टू सी कि भाई लेवेंडोव्स्की अब इस वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने वाले, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। ये गेम स्टार्ट होता है और गेम में आपको समझ में आ जाता है कि टेक्निकल क्वालिटी में गैप है। गेम में आपको समझ में आ जाता है कि यहां पर भाई इटली मोस्ट प्रोबेबली इस गेम को कंट्रोल करते हुए दिखेगी, और अल्टीमेटली ऐसा कुछ हद तक हो ही रहा था कि यहां पर बोस्निया ने एक चीज परख ली थी, और वो ये था कि वो इस गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके पीछे दो बड़े रीजन है। पहला रीजन ये है कि यहां पर जो नर्व्स हैं, जो साइकोलॉजिकल गेम है, 11v11 गेम की मैं बात कर रहा हूं, 11v11 गेम स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, जब तक बास्टोनी को रेड कार्ड नहीं मिला था, उसमें भी इटली एज अ कैरेक्टर मेरे को इंपोजिंग नहीं लगा। और अगर हम यहाँ पर बोस्निया की बात करें तो भाई वो भी यहाँ पर एक मोमेंटम पे थी, वो भी वेल्स को यहाँ पर पेनल्टी शूटआउट पे हरा के आ रही थी। और अगर हम यहाँ पर इटली की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड को एक कंफर्टेबल विक्ट्री थी, जिनसे उनका सबसे बड़ा सुपरस्टार निकल के आया था कि सैंड्रो टोनाली। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि इस गेम में भी सैंड्रो टोनाली हेड एंड शोल्डर अबव दिखता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले आई थिंक बोस्निया के कीपर की बात होनी चाहिए, क्योंकि इस गेम का जो सबसे बड़ा मोमेंट आता है वो तभी आता है जब यहाँ पर बोस्निया कीपर ने एक हॉरेंडस, काफी एम्बैरेसिंग यहाँ पर एक पास दिया था, जिसका समझ में नहीं आया। मतलब पता है, इतने सारे रिप्ले देखे मैंने और मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो पास देना किसको चाह रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से किक था, ना ही वो गोल किक लग रही, मतलब ना ही वो क्लियर लग रहा था, ना ही वो लॉब पास लग रहा था, ना ही वो एक सोचा समझा पास लग रहा था। लेकिन जो भी हुआ उसके चलते मोइस कीन ने एक एब्सोल्युटली बैंगर ऑफ अ गोल मारा फर्स्ट टाइम। दैट वाज द फर्स्ट बिग मोमेंट ऑफ दिस गेम, और मेरे को लगता है कि दिस वाज द मोमेंट जहां पर शायद से इटली गेम हार गई। अभी मैं क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शायद से यहां से जो गटूसो की जो मेंटालिटी थी वो कहीं ना कहीं मेरे को गिरती हुई दिखी। और ये मैं तब बता रहा हूं क्योंकि मेरे को आज भी याद है गटूसो का एक इंटरव्यू था जहां पर उसने एक चीज कही थी कि इटली साइकोलॉजिकली और मेंटली ही वर्ल्ड कप जा सकती है, टैक्टिकली फिजिकलिटी वाइज ये सब बाद में आएगा, लेकिन जब तक मेंटली ये बीट नहीं करेंगे उस डेजावू को कि ये 2 बार वर्ल्ड कप, अब 3 बार हो गया लेकिन 2 बार वर्ल्ड कप मिस कर चुके हैं, तब तक ये इटली बाहर नहीं हो सकती, तब तक इटली जीत नहीं सकती। और मेरे को उसके बाद जो एक अटर डोमिनेंस दिखा है, 11v11 है अब तक भी, इसके बाद ऑफ कोर्स जो सेकंड सबसे बड़ा मोमेंट आता है इस गेम का वो आता है जब यहां पर बास्टोनी एक स्ट्रेट रेड कार्ड लेते हैं, और उसके बाद जब सिचुएशन 10v11 होती है तो ऑफ कोर्स यहां पर सबसे पहले गटूसो को रतिगुई को बाहर निकालना पड़ता है, और उसकी जगह गट्टी, जो कि मेरे को लगता है गट्टी का आई थिंक परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, ठीक है, क्योंकि उसने पेनल्टी बॉक्स में जब यहाँ पर देखो जेको का इनाम मेरे को पता है क्योंकि बाकी जो कारपेंटर, एस्पासीटो और डेस्पासीटो जो सारे थे वो बढ़िया थे, सारे प्लेयर बढ़िया थे, लेकिन उनको संभालना बस की बात नहीं थी। यह बात सही है कि इटली के पास जो डिफेंडर्स है बढ़िया है भाई, चाहे आप बात करो यहाँ पर बास्टोनी की, चाहे बात करो यहाँ पर मैं इटली के प्लेयर का नाम भूल गया, लेकिन यहाँ पर बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं सारे अच्छे हैं, बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स हैं, लेकिन एरियली थोड़ा सा खराब है। इसको कुछ हद तक कवर कर देता है डोनारूमा, क्योंकि ऑफकोर्स उसका है ही इतना कवर लेंथ, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आज वो एक्सपोज होता हुआ दिख रहा था। और एक तरफा ये इस चीज से भी प्रूफ हो सकता है कि
इटली के अगेंस्ट बोस्निया ने 30 से ज़्यादा शॉट्स मारे यार, 30 से ज़्यादा शॉट। अब देखो यहाँ पर नेचुरली गटूसो का जो एलिजेंस रहेगा वो ये रहेगा कि ऑफकोर्स देखो वो कितना ही कह रहे साइकोलॉजिकल मेंटली उसको पता है स्टेक्स पे क्या है यार, ठीक है, तो वो ऑफकोर्स यहाँ पर डिफेंडिंग ले। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि इवन दो यहाँ पर बोस्निया ने सिर्फ एक ही गोल इन पर मारा था, लेकिन ये सबको दिख रहा था कि वो गोल आएगा कैसे और आने भी वाला है, चाहे वो 75वें मिनट पे आया हो, चाहे वो यहाँ पर 80वें मिनट पे आया हो, लेकिन वो सबको दिख रहा था क्योंकि बोस्निया का जो पैटर्न था खेलने का वो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड था, डिफाइंड था। और यहाँ पर वो जो चीज़ करने की कोशिश ये की थी कि जैसे तैसे करके एक परफेक्ट क्रॉस डले और अल्टीमेटली बोस्निया हेडर मारेगी। करने की चीज़ एक ही थी, लेकिन उसको करने का तरीके का जो पैटर्न था वो बहुत डिफाइंड था। वो यहाँ पर बॉल को बहुत और भाई अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे मेंटली एक चीज़ आप कह सकते हो, साथ ही साथ पिच का भी फायदा तो देखो मिलता है। पेनल्टी शूट आउट जब हुआ तो मैं ये चीज़ जानता था कि यहाँ पर इससे पहला जो पेनल्टी शूट आउट था इटली का वो यही था जब इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने 2021 का यूरो उठाया था, और अगर बोस्निया की बात करें तो वो वेल्स के अगेंस्ट था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को एक गट फीलिंग कह रही थी कि आई थिंक यहाँ पर पिच का रोल प्ले हो सकता है। एंड अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि पेनल्टी मिस करी है, वो कैसे करी है, पेनल्टी जो टेकर्स थे उन्होंने कितनी खराब पेनल्टी मारी है, ठीक है। एंड अगेन उस पे तो सैंड्रो टोनाली ने वन ऑफ द वेरी वेरी बेस्ट पेनल्टी ली है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि शायद से इटली यहां पर अंडरडॉग है, जो कि अपने आप में कितनी बड़ी आयरोनी की बात है। प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि बोस्निया अपनी पिच को भली भांति समझती थी और उसी कॉन्फिडेंस के हिसाब से, उसी पैटर्न के हिसाब से वो गेम को इस तरीके से डोमिनेट कर पा रहे थे कि इवन इफ अगर इटली ऊपर चढ़ने की कोशिश भी करे या फिर प्रेस करने की कोशिश भी करे, कुछ टचेस, कुछ पासेस बोस्निया के प्लेयर ऐसे ले रहे थे जो तुमको समझ में भी नहीं आएंगे। तुमको लगेगा भाई ये बोस्निया है कि स्पेन है, ये यमाल है कि धमाल है। ऐसे खेल रहे थे वो कि उनको समझ में ऐसा लग रहा था कि 4-0 की गोल लीड पे वो है, ऐसा लग रहा था कि इटली वो है। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर भाई जैसे तैसे करके इटली ये गेम एक्स्ट्रा टाइम पे ले गई। एंड अगेन यहां पर प्रॉब्लम ये थी एक्स्ट्रा टाइम में जाते हुए कि अब यहां पर मैं गटूसो की एक चीज की तारीफ करूंगा कि यहां पर पेलास्त्रो और एस्पोसितो दोनों प्लेयर को जिस काम के लिए भेजा था गटूसो ने, वो काम उन्होंने किया। उनको ढूंढने का काम था सैंड्रो टोनाली का, जो उसने बढ़िया किया। और गट्टी जिसको यहां पर एज अ मेकअप बास्टोनी की जगह लाया गया, उसने बढ़िया काम किया। एंड अल्टीमेटली डोनारूमा भी बचा रहा था। तो इटली वर ऑन द रोप्स, ये बात तय है। गटूसो यहां पर मेक श्योर कर रहा था कि वो टच लाइन से जो चीज कर सकता था वो चीज कर रहा था। लेकिन अल्टीमेटली बोस्निया इस कॉन्फिडेंस से खेल रही थी कि उनको इस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा था। एक बोस्निया, एक अंडरडॉग टीम, ठीक है, आज़ादी के बाद दूसरा ही वर्ल्ड कप खेलेंगे, सामने इटली है। यस वो भी यहाँ पर प्रेशर में है, लेकिन वो फिर भी इटली है, उनके पास टेक्निकल क्वालिटी इतनी तगड़ी है। 90th मिनट नॉर्मल टाइम, 87th मिनट है, आपको लगेगा कि यहाँ पर बोस्निया थोड़ा बैठेगी, बट बोस्निया ये चीज़ समझ चुकी थी कि 11v10 में यहाँ पर फायदा उनको है। वो ये चीज़ समझ चुके थे कि यहाँ पर गोल अगर एक्स्ट्रा टाइम में आएगा तो आएगा, लेकिन अगर नॉर्मल टाइम में भी निकाल सकते हैं तो वो बोस्निया ही निकालेगी, बल्कि इटली नहीं। अब यहाँ पर जो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले इटली को चांसेस मिले थे, मॉइस कीन का एक ऐसा मोमेंट आया था जहाँ पर वो सिर्फ टारगेट पर रखता वो गोल हो जाता और गेम वही खत्म हो जाता, क्योंकि तब तक 1-0 ही चल रहा था। उसके बाद भी यहाँ पर एक आई थिंक डिमार्को का आया था, जो अगेन उसने लेफ्ट फुट से लिया था और वो अंदर की जगह बाहर की तरफ कर्ल हो गई। भाई अल्टीमेटली इट इज़ क्रेजी, भाई इट इज़ क्रेजी। इसके साथ जो मस्त चीज़ मेरे को लगी इसमें बोस्निया की पेनल्टी टेकर में, जब वो 18 साल का एक लौंडा आया था, टीनेजर, मेरे को अभी भी याद है कि कमेंटेटर ने एक चीज़ बोला था कि वही वो बंदा था टीनेजर जिसने वेल्स के अगेंस्ट विनिंग पेनल्टी मारी थी। तुम सोच रहे हो कि बोस्निया टीनेजर्स दे वर स्टेपिंग अप, कि आप जितना यहाँ पर कह सकते हो कि इटली ने काम खराब करा है, इटली ने यहाँ पर दिमाग खराब करा है, इटली ने यहाँ पर कोलैप्स हुआ है, उनको शर्म आनी चाहिए। एट द सेम टाइम भाई बोस्निया ने जिस तरीके से अपने आप को स्टेप अप किया है फैंस ने, वो भाई काबिलियत तारीफ है, भाई काबिलियत तारीफ है। आई थिंक इसके बाद सबसे पहली बात तो यह है कि बास्टोनी पे भाई कि उसको इटालियन फुटबॉल में किस तरीके से वेलकम मिलेगा, क्योंकि अगेन अगर तुमको लग रहा है जस्ट लुक एट व्हाट हैपन विद रोनाल्डो राओ, भाई मेंटली होता है। और वहाँ पर तो फिर भी एक क्लब फुटबॉल चैंपियन लीग जो कि हर साल आने को मिलता है, बास्टोनी के इस टैकल ने, अब आप उस पर कितना ही यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं कि वो टैकल ज़रूरी था या नहीं था, ठीक है। अगेन देखो मेरा तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा एक टेक होता है कि आप एक गोल दे दो रादर देन गोइंग 1 मैन डाउन। आप एक गोल से रिकवर कर लोगे, लेकिन आप 1 मैन डाउन से शायद से रिकवर नहीं कर पाओगे, वो भी ऐसे गेम में जहाँ पर नर्व्स, टेंशन, सिचुएशन आपके विपरीत ही हैं। बट अल्टीमेटली आई थिंक बार्सिलोना को उनका तो मिल गया भाई,
अबे यार हमारा भी कोई स्लॉटर बैक, जर्मनी भी बाहर हो जाए भाई, हमें स्लॉटर बैक मिल जाएगा। लेकिन इसी के साथ भाई इटली और बॉस्निया की चकाचौंध में भाई आर्दा गुलर यहां पर टर्की को वर्ल्ड कप ले जा रहे हैं, जब टर्की ने कोसोवो को 1-0 की स्कोर लाइन से हरा दिया है और टर्की अब 2002 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। इसी के साथ जो अब सबसे बड़ी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि भाई लेवेंडोव्स्की अपना पॉसिबली आखिरी वर्ल्ड कप अब नहीं खेल पाएंगे। पोलैंड बाहर हो चुकी है और वो भी 88th मिनट पे गोल फ्रॉम विक्टर ग्योकेरेस। देखो इसमें मेरे को कोई शॉकिंग नहीं है क्योंकि वक्त आ चुका था जब ऐसा होता है ना कि देखो एक टाइम होता है जब जो स्टार प्लेयर होता है उसको टीम को कैरी करना पड़ता है, और लेवेंडोव्स्की ने अपने सालों में बहुत किया, बहुत किया। 90 इंटरनेशनल गोल्स है, क्या बात कर रहे हो यार, बहुत किया लेवेंडोव्स्की। द मोमेंट पोलैंड के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि वो लेवेंडोव्स्की को कैरी करे, और यहां पर उसका जस्ट लुक एट जैको का हाथ टूटता टूटता रह गया यहां पर पेनल्टी शूटआउट में, और उसने पेनल्टी शूटआउट में पार्टिसिपेट नहीं। 40 साल की उम्र में ही वॉज प्रेसिंग, ही वॉज डिफेंडिंग, वो यहां पर बॉलें डाल रहा था, वो यहां पर खेल रहा था। ऑफकोर्स यहाँ पर बॉस्निया की अपनी स्टोरी भी है, लेकिन एक होता है, एक फोकल पॉइंट होता है, एक लीडर होता है जिसको देख के आप यहाँ पर सपना, आप एफर्ट डालने का मन करता है। अर्जेंटीना में आप मेसी कह सकते हो, आई होप कि पोर्चुगल में इट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आप ब्राजील में नेमार को डालो तो आपको ब्राजील में वो देखने को मिलेगा। इटली में है वो, मेरे को कैरेक्टर भी गायब दिखा। इटली में देयर आर नो पर्सनैलिटीज। जैसे मैंने कहा कि टोनाली हेड एंड शोल्डर्स अबव खेल रहा था भाई, ठीक है, वो जो बॉल डाल रहा था एस्पोसिटो को, वो जो पासिंग देख रहा था, वो जो यहाँ पर प्रेस प्रूवन हो रहा था, हेड एंड शोल्डर्स अबव। हु इज द कैरेक्टर? डोनारुमा इज नॉट अ कैरेक्टर। आई एम सॉरी, डोनारुमा इज ग्रेट गोलकीपर, लेकिन कैरेक्टर ऐसे नहीं होते भाई। नेदरलैंड में कैरेक्टर है, वर्जिल वैन डाइक इज अ कैरेक्टर, ही इज अ लीडर। और जरूरी नहीं कि एक कैरेक्टर, एक लीडर हमेशा सेंटर बैक ही होता है भाई। अर्जेंटीना में मेसी इज अ कैरेक्टर, मेसी इज दैट लीडर। पोर्चुगल में ब्रूनो फर्नांडिस हो गया भाई, अब तो विटिनिया एक इमर्जिंग है, पहले पेपे था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वहां पर है। यही चीज से जर्मनी भी थोड़ा बहुत, और इटली तो बिल्कुल ही खराब है। ये तो वहां पर भी मेरे को लगता है कि इटली का यहां पर भी थोड़ा सा डब्बा गोल हो गया है। पोलैंड में लेवेंडोव्स्की था, लेकिन आई थिंक जो भी पोलैंड को थोड़ा बहुत भी फुटबॉल देख रहा है उनका, क्योंकि 2022 में वर्ल्ड कप खेले, 2018 में वर्ल्ड कप खेले, पोलैंड हैज बीन एट्रोशियस। उनकी मैनेजर हायरिंग एट्रोशियस। और ये मेरे को इसलिए पता है क्योंकि एक्चुअली में जो मेरे सगे भैया हैं उनका जो ससुराल है भाई वो पोलैंड में ही है, तो हमको पोलैंड का फुटबॉल हम कभी कोई देख लेते हैं, बात करते रहते हैं। वहाँ पर भी वही चीज़ है कि पोलैंड फुटबॉल इज डेड भाई। नेशनल टीम, इट्स ऑल अबाउट लेवेंडोव्स्की, इट्स ऑल अबाउट लेवेंडोव्स्की। मैं तुमको ऐसे बता सकता हूँ कि इंडिया में जिस तरीके से सुनील छेत्री का वह, ऐसी पोलैंड में लेवेंडोव्स्की का है, दैट्स इट। बट द नेशनल टीम का बस ये है कि पोलैंड बस थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पे, लेकिन वो भी अब अंदर से ही कोलैप्स कर रहा है, और हमारा भी खेल तो खत्म सही है थोड़ा सा। इसी के साथ भाई यहाँ पर जापान ने इंग्लैंड को हरा दिया। और जापान की मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर गेम तो मैं नहीं इतना देख पाया, लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज बताता हूँ, जापान ने घाना को हरा दिया, जापान ने ब्राजील को हरा दिया, और जापान ने अब इंग्लैंड को हरा दिया। द ओनली थिंग जो कि यहाँ पर कमेंटेटर एनालिस्ट जापान के रिगार्डिंग एक रेड फ्लैग कर रहे हैं कि दे आर जस्ट नॉट अ फिजिकल साइड। अदरवाइज अगर टिकी टाका फुटबॉल की बात करोगे, दे आर प्लेइंग वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल आउट देयर। और जिस तरीके से वो गोल स्कोर कर रहे हैं, इंग्लैंड को हरा रहे हैं भाई, दे आर द डार्क हॉर्सेस। टर्की आ गई है, तो भाई वर्ल्ड कप इज शेपिंग अप रियली इंटरेस्टिंग तरीके से। भाई आपको स्टोरी लाइन्स चाहिए थी, यू हैव गॉट दी स्टोरी लाइन्स। बट अब ये बताना, ये किसी को भी समझाना कितना मुश्किल होने वाला है कि इस वर्ल्ड कप में 48 टीम खेलने वाली है और इटली उसमें नहीं होगी।